सेविका का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मनी 9 के स्पेशल शो मनी सेंट्रल में। मैं हूं शुभम शंकधर और पैसों की दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में है मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज का शो शुरू करूं उससे पहले इस हफ्ते इकोनॉमिकम को मिले आपके जबरदस्त रिस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत आभार। सर, आगे भी यात्रा ऐसी ही जारी रहेगी इकोनॉमिकम की? हाँ, इकोनॉमिकम अर्थात को आप लोगों का जो रिस्पांस मिला, जो समर्थन मिला, हम कुछ और नया इस सप्ताह लेकर आएंगे इसी मुद्दे से। तेल की कीमतें, महंगाई और रूस के युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ रहा है उस पर की नब्ज पर हमारी उंगलियां लगातार बनी हुई हैं। इस सप्ताह भी हम कुछ आपको नया बताएंगे कि बाजारों के भीतर क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या होने वाला है। जी बिल्कुल। तो आपकी टिप्पणियां, आपके सुझाव, आपके सवाल जो हैं वो हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक होते हैं, बहुत प्रेरणादायी होते हैं। बने रहिए हमारे साथ और हर शो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। चलिए अब देखते हैं आज मनी सेंट्रल में खास क्या है, ऑन द शो क्या है। तो आज हम आपको युद्ध के नए अपडेट्स देंगे, उसके बाद बात करेंगे इसके असर से थर्राए शेयर बाजार की, दुबले होते भारतीय रुपए की, तप रहे कमोडिटी बाजार की, खौलते कच्चे तेल की और स्टील के बाजार पर आज मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके बाद अंशुमान जी से जानेंगे कि FATF की ग्रे लिस्ट में UAE के शामिल होने का आखिर असर क्या होगा, और जाते जाते LIC का IPO। जी हाँ, वहाँ भी कुछ अपडेट है कि अगर वो देरी से आया तो इसका असर और कहाँ-कहाँ होगा, इस पर भी अंशुमान जी से बात करेंगे। सबसे पहले बात रूस की, सबसे पहले बात उस पर लगे प्रतिबंधों की। तो रूस के ऊपर प्रतिबंधों का शिकंजा अब कसता जा रहा है। नए घटनाक्रम में अमेरिका की पेमेंट कंपनी मास्टरकार्ड और वीजा ने रूस में अपना ऑपरेशन समेट लिया, कारोबार बंद कर दिया, रूस के कई वित्तीय संस्थानों को अपने नेटवर्क से हटा दिया। जी हाँ, वही मास्टरकार्ड और वीजा कार्ड जो आपके हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं और इन्हीं के नेटवर्क पर हम पेमेंट कर पाते हैं। सर, पहला बड़ा सवाल, कितना असर होगा इन दो कंपनियों का कारोबार रूस से समेटने पर? करीब करीब 4% अगर मैं सही जान पा रहा हूँ कारोबार मास्टर कार्ड का वहाँ से आता है। क्या असर होगा वहाँ के नागरिकों पर, सरकार पर, वहाँ की बैंकिंग सिस्टम पर? शुभम, हम लगातार इस कार्यक्रम में बता रहे हैं कि आर्थिक सैंक्शंस 48 घंटे में, 2 दिन में, 3 दिन में अपना असर करना शुरू करते हैं और वो आर्थिक प्रतिबंध जो रूस पर लगाए गए, जो वास्तव में हाल फिलहाल के दशकों में इससे बड़े और इसने सख्त प्रतिबंध नहीं लगाए गए, वो धीमे धीमे अपना असर करना दिखा रहे हैं। जैसे ही स्विफ्ट से सिस्टम से रूस बाहर हुआ, वैसे ही इस बात की संभावना थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट गेटवे चलाने वाली कंपनियां हैं, खासतौर से मास्टरकार्ड और वीज़ा, जिनके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए आप पेमेंट करते हैं, उन्हें इस प्रतिबंध में शामिल होना पड़ेगा और अपने आप को बाहर करना पड़ेगा। इससे पहले एक सीरीज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकर्स, इंटरनेशनल कंसल्टेंट, ये स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियां, ये सब अमेरिका रूस से बाहर निकल रही हैं और उससे कारोबार खत्म कर रही हैं। इसका सबसे बड़ा असर शुभम वहाँ के आम लोगों पर होगा। आम लोग जिनके पास वो क्रेडिट कार्ड हैं, अगर वो मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड से बने हुए कार्ड हैं, तो उनका इस्तेमाल कैसे होगा वहाँ के ATMs में, बैंकिंग सिस्टम में, ये देखने की बात होगी और इसका दबाव हमें रूस की जनता पर दिखेगा थोड़े समय में। एक और बड़ी चुनौती ये है कि मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड के वापस निकलने की एक आर्थिक वजह भी है, रणनीतिक वजहों के साथ आर्थिक वजह भी है, क्योंकि रूबल का टूटना, रूबल आज फिर 17% के आसपास गिरा। रूबल इस समय दुनिया की सबसे खराब और कमज़ोर मुद्रा है। जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसियाँ हैं जो इंटरमीडियरीज के तौर पर काम करती हैं, उनके लिए शुभम करेंसी की एक्सचेंज वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर होती है। अगर वो किसी देश की करेंसी एक सीमा से अधिक टूटी हुई होती है तो कंपनियों को होने वाले नुकसान बढ़ते चले जाते हैं। तो ये एक और वजह थी स्विफ्ट से बाहर होने के बाद, रूबल के टूटने के बाद कि वीज़ा और मास्टर कार्ड के लिए संचालन करना मुश्किल होता। तो अब अगर देखें तो धीरे धीरे पूरे रूस की जो घेराबंदी है आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर, वो लगभग पूरी होती दिखाई दे रही और उसका असर हमें रूस के भीतर तमाम तरीके की आर्थिक चुनौतियों और व्यवस्थाओं के तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो ये तो था युद्ध का अपडेट और अब आप अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए। जी हाँ, क्योंकि अब हम आपको अलग अलग बाजारों की सैर कराएंगे और अंशुमान जी से उनका नजरिया जानेंगे कि बाजार का ऊंट आखिर किस करवट बैठ रहा है। तो रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध से दुनिया भर के शेयर बाजार टूट रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार भी आज जब खुला उसके बाद 3% तक टूट गया। जी हाँ, 3% की गिरावट बाजार के लिहाज से बड़ी गिरावट है। दूसरी तरफ अगर कमोडिटी बाजार पर नजर डालें तो वहां गोल्ड चमक रहा है। $2000 के आसपास
कॉमेक्स पर गोल्ड पहुंच गया, जो रिकॉर्ड स्तर है। कच्चा तेल अगर आप देखें तो वहां कीमतें रोज कभी शांत हो जाती हैं, कभी खोलती हैं। आज कीमतें अचानक खोल गई। क्या वजह थी, अंशुमान जी बताएंगे। कच्चे तेल का भाव 14 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया। जी हाँ, अभी आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले तक हेडलाइंस चल रही थी कि कच्चा तेल 8 साल की ऊंचाई पर है, अब वो 14 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया। करेंसी मार्केट में $1 की कीमत 77 रुपए हो गई। जी हाँ, यहां भी कमजोरी लगातार बरकरार है। सर, एक एक करके बाजार पर आपका नजरिया, आपकी टिप्पणी जरूरी है। तो सबसे पहले बात शेयर बाजार की। शेयर बाजार की गिरावट आज अचानक गहरी हुई। लगातार हम देख रहे हैं बिकवाली आ रही है। ये उसी का एक क्रम है या आज कुछ और बड़ा घट गया? दोनों चीजें शामिल हैं इसमें। शेयर बाजार की गिरावट लगातार आ रही बिकवाली के कारण गहरी हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा की कीमतों को लेकर जो दबाव और जो चिंता बनी हुई है वो पिछले शुक्रवार से कहीं कम नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। कमोडिटी की प्राइसेस ने बढ़ने ने पूरी दुनिया को एक इन्फ्लेशन के बड़े मुहाने पर पहुंचा दिया। या आप कहें कि रूस पर यूक्रेन के हमले ने दुनिया पर महंगाई बम फोड़ दिया है, और उस महंगाई बम से अब दुनिया भर के शेयर बाजार, दुनिया भर के बैंकर्स डरे हुए हैं। भारत के शेयर बाजार जो महंगाई और ब्याज दरों को लेकर सेंसिटिव हैं, उन्होंने उनका रिएक्शन उसी लाइन पर था। पर आज एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें दिखाई पड़ी, जहां से हम बाजार की गिरावट की गहराई को पकड़ सकते हैं। मैं निफ्टी का चार्ट देखने की कोशिश कर रहा था। मैं पिछले कुछ हफ्तों से, अगर हम देखें पिछले कुछ हफ्तों से, क्या महीनों से, कि निफ्टी का एक रेंज है 18,000 से 16,000 के बीच का एक रेंज बन रहा था। निफ्टी ने आज उसको तोड़ दिया, 16,425 से नीचे के लेवल पर चला गया। ये 200 दिन का जो डेली मूविंग एवरेज है उससे भी नीचे है। जो बाजार को करीब से समझते हैं उन्हें पता है कि अगर इस तरीके का रेंज टूटता है तो बाजार में मंदी गहरा सकती है, बाजार में गिरावट और ज्यादा गहरा सकती है, क्योंकि यहां से बाजार को वापस खींचने में काफी समय लगेगा। आज ऐसे भी आकलन तैरते हुए बाजार में दिखाई दिए जो सेंसेक्स को 50,000 पॉइंट के आसपास प्रोजेक्ट कर रहे थे। शेयर बाजार के भीतर अब यह गहरा गिरावट चौतरफा है। कई सारे बड़े स्टॉक्स जो आमतौर पर रेजिलिएंट स्टॉक माने जाते हैं, जिन्हें बाजार के उतार चढ़ाव का, मौसम बदलने का फर्क नहीं पड़ता, उनमें भी हमें डीप डिस्काउंट दिखाई दे रहे हैं। तो शेयर बाजार में मंदी गहराई है, और ये शायद तब तक चलने की संभावना है जब तक भारत सरकार की तरफ से महंगाई को लेकर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के असर का सही आकलन सामने नहीं आ जाता, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमोडिटी और ऑयल प्राइसेस के मार्केट में कोई स्टेबिलिटी, कोई स्थिरता नहीं आ जाती। बिल्कुल, यानी कि भारतीय शेयर बाजार में कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं, दरअसल भरोसा टूटा है, और अब बाजार को उभरने में समय लगेगा, और ये मंदी जो है वो थोड़ी लंबी चलेगी। सर, दूसरा बाजार जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है सुर्खियां बटोर रहा है और सबसे ज्यादा लोग जिसको करीब से देख रहे हैं, वो कच्चे तेल का। रोज कुछ ऐसा होता है, ईरान से कोई खबर आई, बाजार शांत हो गया, रूस से खबर आई, बाजार खोल गया। क्या समीकरण है? अब आज अचानक क्या हुआ जो $140 पर कीमतें पहुंच गई? आज लोग जब सुबह उठे, भारत के समय के अनुसार जब लोगों ने सुबह तेल का मार्केट चेक किया, तो उनके लिए चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि फ्राइडे को हमें यह पता चल रहा था कि ईरान की न्यूक्लियर डील को रिवाइव किया जाएगा। अमेरिका और फ्रांस के देशों के जो प्रतिनिधि थे, वो खासतौर से फ्रांस के और यूरोप के जो प्रतिनिधि वहां गए थे, उन्होंने अमेरिका को ये सूचना दी थी कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर बातचीत दोबारा शुरू हो गई है, और अगर न्यूक्लियर डील रिवाइव होती है तो शायद ईरान के ऑयल की सप्लाई शुरू होगी। लेकिन आज बाजार में अचानक कच्चे तेल बाजार में भयानक बदलाव हुआ, बहुत भयानक खौलाव आया, जो कि $140 पर बैरल के आसपास था, जिसके बाद सारी चीजें लड़खड़ा गई। लोग ये बात एक्सपेक्ट कर रहे थे शुक्रवार से, शुभम, कि अगला जो बड़ा प्रतिबंधों का हमला होगा रूस पर, वो रूस के तेल को बाजार में रोकने से होगा। और इसीलिए गोल्डमैन सैक्स जैसी एजेंसियों ने फ्राइडे को पिछले वीक में ही इस बात का आकलन पेश किया था कि कच्चे तेल की कीमतें $185 पर बैरल के आसपास जा सकती हैं। अब चर्चा ये शुरू हुई कि यूरोप और अमेरिका मिलकर रूस के तेल को बाजार में आने से रोकेंगे। रूस का तेल वैसे भी बाजार में डिस्काउंट पर है। ट्रेडर्स, हम बता चुके हैं कि ट्रेडर्स रूस के तेल में ट्रेडिंग में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि पेमेंट की प्रॉब्लम है, बहुत सारी जगह पेमेंट डिफॉल्ट हो रहे हैं, पैसा मिलने में समस्या हो रही है। यहां से तेल की कीमतों में आज बहुत तेज बढ़ोतरी दिखाई दी। उसकी वजह यह है कि रूस का डेली कंट्रीब्यूशन करीब 10 मिलियन बैरल पर डे का है। दुनिया भर के तेल बाजार में रूस की हिस्सेदारी करीब 12% है। उस 10 मिलियन बैरल पर डे की सप्लाई अगर बाजार में रुकेगी तो कोई और ऐसा सप्लायर बाजार में शुभम उपलब्ध नहीं है जो इसकी भरपाई कर सके। यह माना जा रहा है कि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक मिलकर 2 से 2.5 मिलियन बैरल पर डे की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और मार्केट में इतनी तेल की सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी करीब 7 से 8 मिलियन बैरल पर डे की शॉर्टेज मार्केट में रहेगी, और ये बड़ी शॉर्टेज है। इस शॉर्टेज को बाजार ऑयल रिजर्व से तेल निकलने की संभावनाओं की रोशनी में भी देख रहा है।
ये इस बात की रोशनी में भी देख रहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हुई तो डिमांड और टूटेगी, क्योंकि जब महंगा होगा पेट्रोल डीजल तो लोगों की खपत कम होगी, और इसके साथ नेचुरल गैस और कोयले और बाकी एनर्जी सोर्सेज का जो रिश्ता है कच्चे तेल की कीमतों का, उन सब में एक साथ तेजी से बढ़ोतरी बनती दिखाई दी, और इसलिए आज कच्चे तेल की कीमत 140 तक गई, 130 के आसपास ट्रेड कर रही है, और ये थोड़ा लंबे समय तक चल सकता है। उसकी वजह है कि रूस का उत्पादन, जितना उत्पादन बाजार में नहीं आएगा, उसकी भरपाई के लिए कोई दुनिया का देश अचानक ना तो निवेश करने वाला है, न तेल का उत्पादन बढ़ाने वाला है। और भारत का में आज चुनाव की प्रक्रिया खत्म होगी तब पता चलेगा कि कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला क्या हुआ, लेकिन यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं इस बात के लिए तैयार हो रही हैं कि उनको ये तेल की तपिश थोड़े लंबे समय तक बर्दाश्त करनी पड़ सकती है। जी, और यकीन मानिए कि क्रूड का महंगा होना, कच्चे तेल का महंगा होना भारत जैसे देश के लिए बिल्कुल 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 अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि केवल पेट्रोल डीजल नहीं, बहुत सारे ऐसे बाय प्रोडक्ट्स भी हैं जिनकी महंगाई हमें चारों दिशाओं से आकर घेरती है। सर, तीसरा सवाल गोल्ड पर। $2000, मतलब मुझे लगता है लंबे समय से इंतजार था, ये लेवल कॉमेक्स पे नहीं दिखा था। आज $2003 पर सोना इस समय ट्रेड कर रहा है जब मैं आपके साथ ये बातचीत कर रहा हूँ, जब हम ये मनी सेंट्रल रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है आगे कौन से टारगेट्स मिल रहे हैं? क्या नई ऊंचाई इस साल छू पाएंगे 2022 में? शुभम, क्रूड और सोने की गहरी दोस्ती है बाजार में, ये दोनों सबसे गहरे यार हैं। अगर आप बाजार में देखें, जब जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना शुरू करती हैं, सोने की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देती है, क्योंकि ये कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी महंगाई की संभावना बनाती है, और महंगाई की संभावना में गोल्ड का इस्तेमाल हेज के तौर पर होने लगता है। इसके अलावा भी जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदलती हैं, चाहे वार हो, चाहे बाकी क्राइसिस हो, और इसलिए हम लगातार ये देख रहे थे कि जैसे से कच्चे तेल की कीमतें $80-90 पर बैरल के आसपास से ऊपर गई थी, क्रूड की सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दिखाई दी थी। 2000 का आंकड़ा पार कर गया है, नए नंबर 2065-2100 के आसपास के बाजार में मिल रहे हैं। भारतीय बाजार में 55-56 हज़ार के आसपास के सोने की संभावना दिखाई दे रही है, और भारत के लिए एक और बड़ी चुनौती है कि भारत सोना इंपोर्ट करता है, और अगर करेंसी डिवैल्यू होती है, जो कि दिख रहा है, रुपए पर हम आगे चर्चा करेंगे, काफ़ी गिरावट आई है, तो सोने का आयात और भी ज़्यादा महंगा हो सकता है, जिसका असर भारतीय सोने के भाव पर यूरोप की तुलना में, अमेरिका की तुलना में भारतीय सोने के भाव पर और ज़्यादा नजर आएगा। और बहुत सारे ऐसे अनुमान अब सामने आने लगे हैं कि 2022 का साल वो साल होगा जब सोना अपना नया रिकॉर्ड बनाएगा। और पिछले साल पूरे साल सर सोने को लोगों ने बड़ा कहिए कि कोसा कि भैया ये रिटर्न नहीं दे रहा है, मार्केट भाग रहे हैं। मुझे लगता है इस बार सबकी नाराजगी दूर हो जाएगी। अगर ये युद्ध 15-20 दिन इसी तरह की खबरें आती रहीं तो गोल्ड नए हाई छू लेगा। हाँ, युद्ध के बाद भी मान लीजिए कोई शांति समझौता हो, चीजें रुक भी जाएं, लेकिन जो असर है महंगाई पर, क्योंकि जो ग्लोबल इन्फ्लेशन के फोकास्ट है वो बदल रहे हैं। भारत में भी रिजर्व बैंक को शायद अगले 1-2 दिन में इन्फ्लेशन का फोकास्ट बदलना पड़ेगा। अमेरिका में करीब 6.4% के इन्फ्लेशन का फोकास्ट है, 6.4 से 7.9% के इन्फ्लेशन का फोकास्ट है। यूरोप में तो एनर्जी की कीमतें बढ़ी हुई हैं, बिजली बिल बढ़े हुए हैं। तो जब तक ये इन्फ्लेशन के फोकास्ट यूरोपियन इकोनॉमीज में, अमेरिकन इकोनॉमीज में ऑल टाइम हाई पर रहेंगे, सोने की कीमतों में मजबूती है, सोने की कीमतों में बढ़ोतरी बनी रहेगी। तो युद्ध रहे या ना रहे, युद्ध का जो लैग इफेक्ट होता है, जो बड़ा उसका लंबे समय तक चलने वाला असर है, चाहे कमोडिटी की कीमतें हों, चाहे क्रूड की कीमतें, वो उतनी जल्दी ठंडी नहीं होंगी। तो महंगाई का जो पूरी तपिश है, उसके पास नया ईंधन लगातार पहुंच रहा है दुनिया में, जिसमें हम युद्ध से पहले ही प्रवेश कर चुके थे। तो बिल्कुल। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आए थे अभी पिछले हफ्ते, अगर आप उसमें नहीं सोना खरीद पाए हैं तो आप चैन की सांस जो मनी 9 के एक प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और देखिए कि सोना कहां कैसे खरीद सकते हैं। सर, चौथा बाजार फॉरेक्स। रुपया और दुबला हो गया। मुझे याद है 3-4 एपिसोड पहले आपने कहा था कि रुपए अब एक मतलब चक्कर में फंस गया है, तूफान में फंस गया, और जिसका कमजोर होना तय है, कमजोर हो गया। आगे कितनी कमजोरी और है? हम लोगों ने कहा था कि रुपया बड़े तूफान में फंसेगा, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, ये दो ऐसे बड़े फैक्टर हैं जो भारतीय रुपये को कमजोर करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है कि रिजर्व बैंक इसे धीमे धीमे गिरने देगा, और देखिए आज रिजर्व बैंक ने उसको गिरने दिया। आज से 70 के आसपास के बाद का लेवल रुपया क्रॉस कर गया, 77.2 के आसपास आ गया। अगले लेवल 78 और 79 के आसपास के मिलने लगे हैं बाजार में। अब में परोक्ष रूप से इस पर चर्चाएं होने लगी हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक के पास भी एक सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतने ज़्यादा हैं, रुपए के लिए इतनी निगेटिविटी है मार्केट में, रुपए को लेकर इतने नेगेटिव सेंटीमेंट हैं कि रिजर्व बैंक अपनी गाढ़ी विदेशी मुद्रा को एक सीमा से अधिक झोंकेगा नहीं रुपए को बचाने के लिए। और यह बात बाजार में निवेश
निवेशकों को पता है। दूसरी और चीज़ है कि दुनिया के पेमेंट सिस्टम में बहुत सारे व्यवधान आए हैं, इसलिए भी बहुत सारे लोग डॉलर की हेजिंग कर रहे हैं। कमोडिटी की प्राइसेस जितनी बढ़ती जाएंगी डॉलर की डिमांड उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि क्रूड उसको अगले 6 महीने बाद 170 पर मिलेगा, 160 पर मिलेगा। कॉपर ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पर है। स्टील की प्राइसेस बढ़ी हुई हैं। इन्हें सबको हेज करने के लिए डॉलर की सामान्य से ज़्यादा डिमांड है, और वो सामान्य से ज़्यादा डिमांड रुपए को कमजोर ही रखेगी। भारत के लिए समस्या ये है कि भारत का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट से आता है, तो रुपया जितना कमजोर होगा हमें महंगाई की तपिश या हमें महंगाई की आंच या चुभन उतनी ज़्यादा महसूस होगी। रिजर्व बैंक के ऊपर हमारी निगाह रहेगी शुभम की रिजर्व बैंक कब कितना इंटरवीन करता है इस रुपए की गिरावट को रोकने के लिए, लेकिन उसकी भी एक सीमा होगी। इसलिए बाजार में सेंटीमेंट बना हुआ। और एक और चीज पर आपकी निगाह रहेगी, अगर आप रुपए को करीब से देखना चाहते हैं, आप जरूर देखिएगा कि विदेशी निवेशक इस गिरावट में कितनी बिकवाली कर रहे हैं। जैसे हम लगातार बाजार में गिरावट देख रहे हैं, विदेशी निवेशकों की निकासी देख रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा रिश्ता भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की सेहत से और उसका रिश्ता भारत में रुपए की विनिमय दर से या रुपया डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है उससे उसका सीधा रिलेशनशिप है। बिल्कुल, यानी कि अंशुमान जी का कहना है कि रुपए को मजबूत करने के लिए एक ही टॉनिक है जो आरबीआई के पास है, लेकिन वो टॉनिक भी अब आरबीआई रुक रुक के पिलाएगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। सर, बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट की ओर। और सबसे पहले आप ये देखिए कि रुपए का कमजोर होना, अंशुमान जी ने कहा, आगे भी रहेगा जारी। रुपए का कमजोर होना मुट्ठी भर निर्यातकों के लिए एक अच्छी खबर होती है, क्योंकि उनकी कमाई बढ़ जाती है, उनको पेमेंट्स डॉलर में मिलते हैं, और निर्यात के बाजार में भारत की स्टील कंपनियों के लिए कुछ संभावनाएं खुल रही हैं। देखिए मनोज कुमार की ये स्पेशल रिपोर्ट। युद्ध के बीच बदलते बाजार के समीकरण भारतीय स्टील उद्योग के लिए नए अवसर पैदा कर सकते हैं। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा स्टील उत्पादक है, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में हिस्सेदारी बहुत कम है। वहीं दूसरी तरफ रूस तथा यूक्रेन भारत से छोटे स्टील उत्पादक हैं, लेकिन स्टील एक्सपोर्ट बाजार में उनका योगदान भारत से ज्यादा है। दोनों ही देश यूरोप और मध्य पूर्व में स्टील निर्यात करते हैं, लेकिन दोनों में युद्ध की वजह से निर्यात बाधित होने की आशंका है। ब्रोकिंग और रिसर्च कंपनी मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि रूस और यूक्रेन सालाना 44 से 45 मिलियन टन स्टील का निर्यात करते हैं। अकेले रूस से यूरोप को 14 से 15 मिलियन टन का निर्यात होता है, लेकिन रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध और यूक्रेन में अस्थिरता की वजह से वैश्विक स्टील व्यापार का 12% हिस्सा प्रभावित होने की आशंका है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि युद्ध खत्म हो भी गया तो भी स्टील सप्लाई के लिए पहले जैसे हालात होने में 6 से 8 महीने का समय लग सकता है। इसी वजह से स्टील की कीमतें तभी से बढ़ना शुरू हो गई हैं जब से दोनों देशों में युद्ध छिड़ा है। विदेशी बाजार में 15 दिन के अंदर भाव 27% से ज्यादा बढ़ चुका है। 18 फरवरी को विदेशी बाजार में बेंचमार्क हॉल्ड रोल्ड कॉल स्टील का भाव $947 पर टन था। 4 मार्च को भाव $1205 पर टन के ऊपर पहुंच गया। यूरोप की कई कंपनियों ने स्टील का भाव बढ़ाना शुरू कर दिया है, और यही बढ़ा हुआ भाव भारतीय स्टील कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट का मौका लेकर आया है। देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर के मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में बताया कि भारतीय कंपनियां आसानी से $1150 पर टन की लागत से यूरोप में स्टील भेज सकती हैं, जो यूरोप में चल रहे भाव से लगभग $100 कम है। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारतीय स्टील इंडस्ट्री $1000 पर टन के आसपास स्टील निर्यात कर रही है। यूरोप में वैसे भी भारतीय स्टील के लिए मांग बढ़ रही है, जिस वजह से फरवरी के दौरान तैयार स्टील के निर्यात में 76% से ज्यादा का उछाल आया है। ज्वाइंट प्लांट कमेटी के आंकड़ों के अनुसार फरवरी के दौरान देश से 11.57 लाख टन तैयार स्टील का निर्यात हुआ, जबकि पिछले साल फरवरी में ये सिर्फ 6.55 लाख टन का निर्यात हुआ था। हालांकि स्टील निर्यात में बढ़ोतरी और वैश्विक स्तर पर भाव बढ़ने से घरेलू स्तर पर भी कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। पिछले हफ्ते स्टील कंपनियों ने अलग अलग स्टील प्रोडक्ट्स के दाम 5000 से 8000 रुपए पर टन बढ़ाए हैं। आशंका ये भी है कि दाम और बढ़ सकते हैं। यानी वैश्विक स्तर पर स्टील महंगा होने से निर्यात बढ़ाने में तो मदद मिलेगी, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं की जेब भी खाली होगी। सर, स्टील की कीमतें बढ़ने के तो पूरे संकेत, पूरे अनुमान, पूरे समीकरण हमने देख लिए। इसके अलावा अगर कॉपर की बात करें, जिंक की, लेड, निकल, सब जगह आग लगी है। एग्री कमोडिटीज की बात करें तो सर वीट, बार्ले, सब ये युद्ध के ही सहारे सब कुछ महंगा हो रहा है।
अलग अलग रीज़न है, लेकिन युद्ध अपने आप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसमें इसका एक बड़ा फैक्टर है। हालांकि जैसे कॉपर को लें शुभ, तो कॉपर का कोई बहुत बड़ा निर्यातक रशिया नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके की पैनिक है और इन्वेंट्रीज पहले से घट रही हैं, जिस पर हमने चर्चा इससे पहले भी की थी अपने किसी कार्यक्रम में क्योंकि कॉपर की डिमांड दुनिया में बढ़ रही तो इन्वेंट्रीज कम है और सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन पहले से ही था कोविड के कारण, तो इसलिए दुनिया में जो वेयर हाउस थे उनमें कॉपर कम है, तो इसलिए कॉपर आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। लंदन में और न्यूयॉर्क में निकल उसके साथ बढ़ता है, जैसे कि जब कॉपर की कीमत बढ़ती है तो निकल की बढ़ोतरी होती है। यूक्रेन से वीट की सप्लाई कम होने के कारण वीट रिकॉर्ड प्राइस पर है। तो अगर आप पूरा कमोडिटी मार्केट एक साथ देखें तो कमोडिटी मार्केट में 3% से लेकर 10%, 12% तक की बढ़ोतरी स्पॉट प्राइसेस में कम से कम दिखाई दे रही है। और ये बढ़ोतरी दो वजहों से है। एक बढ़ोतरी इस वजह से है क्योंकि लोग ज़्यादा खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आगे सप्लाई डिसरप्ट होने का खतरा है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है एनर्जी इन्फ्लेशन का, वो सब जगह दिखता है। कच्चा तेल महंगा होने का मतलब, कोयला महंगा होने का मतलब स्टील भी महंगा होना है, कॉपर भी महंगा होना है, क्योंकि ये मुख्य एनर्जी स्रोत हैं जो किसी भी माइनिंग एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो भारत को करीब रशिया के यूक्रेन से करीब 4-4.5 करोड़ टन स्टील की आपूर्ति रुकेगी दुनिया के बाजार में, जो शॉर्टेज होगी। भारत उस शॉर्टेज को कुछ हद तक पूरा कर सकता है, लेकिन भारत के लोगों को भी, भारत के उद्योगों को भी महंगे स्टील खरीदने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि महंगाई इस रास्ते से भी आपके घर तक पहुंच रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मनी लॉन्ड्रिंग के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए 2 दिन पहले संयुक्त अरब अमीरात को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। इस लिस्ट में जाने के बाद अब संयुक्त अरब अमीरात का दूसरे देशों के साथ होने वाला वित्तीय लेन देन FATF की निगरानी में होगा। हाल में ही भारत तथा UAE के बीच FTA पर बातचीत हुई है, आगे बढ़े हैं हम लोग। कितना असर डालेगा ग्रे लिस्ट में UAE की ये एंट्री हमारे इस व्यापार समझौते पर? शुभम, ये भारत के लिए एक किस्म से बड़ा सेटबैक है। सर मुलाते ओले पड़ने जैसी स्थिति है। भारत ने अपनी पहली ट्रेड डील काफ़ी लंबे समय के बाद एक सीपा साइन किया था UAE के साथ। हालांकि तब चर्चा चल रही थी कि UAE में मनी लॉन्ड्रिंग के सीरियस इशू हैं और दुनिया की जो एजेंसियां हैं, दुनिया के जो पहरेदार हैं FATF जैसे, वो इस पर निगाह रख रहे हैं कि UAE का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ के लिए तो नहीं किया जा सकता, और वैसा ही हुआ, उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। अभी भारत और रूस के बीच जो व्यापार संधि है उससे कितना निवेश आएगा, बाकी चीज़ें आएंगी, इसकी प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इससे 2 बहुत बड़े असर दिखाई देंगे। रूस का यूनाइटेड अरब अमीरात से भारत में FPI निवेश, स्टॉक मार्केट में निवेश बड़े पैमाने पर होता है। पिछले साल सरकार ने FPI निवेश के नियमों में कुछ ढील दी थी और जो FPI इन्वेस्टर्स थे रशिया के, उन्हें उनकी कैटेगरी चेंज की थी। उन्होंने FPI कैटेगरी 1 में का लाइसेंस देने का फैसला किया था। इस समय जो बाजार का आंकड़ा हमारे पास है उस हिसाब से करीब 45 कैटेगरी 1 और 98 कैटेगरी 2 रजिस्टर्ड FPI बाजार में है। और रूस से आने वाला, माफ़ करें, यूनाइटेड अरब अमीरात से आने वाला जो निवेश है भारत में, वो पिछले 1 साल में आंकड़ों के हिसाब से करीब 393 करोड़ से बढ़कर 31,242 करोड़ रुपए हो गया है। और ये वो बड़ा चैनल था जहां से भारतीय बाजार में निवेश आता है। निवेश आ रहा है सॉवरेन वेल्थ फंड से, क्योंकि ऑयल की मनी है और पूरे यूनाइटेड अरब अमीरात और पूरे मध्य पूर्व रीजन में कई बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड हैं जिन्होंने भारत के बाजार में निवेश करना शुरू किया था। अब बाजार में इस बात की आशंका है कि FATF के नियम लागू होने के बाद किसी भी देश से होने वाले ट्रांजैक्शंस मनी लॉन्ड्रिंग की गहरी पड़ताल के भीतर आते हैं, और इससे वो जो उत्साह है जो विदेशी निवेशकों का, अमीरात के निवेशकों का, उसका असर भारत के बाजार में निवेश पर पड़ेगा। शेयर बाजार में आज गिरावट की एक और वजह ये भी शायद रही कि एक बड़ा FPI सोर्स, एक बड़ा FPI इन्वेस्टमेंट का सोर्स था, वो ग्रे लिस्ट में चला गया। और एक बार FATF की ग्रे लिस्ट में कोई देश जाता तो उसे निकलने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती, काफ़ी सारी चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। तो भारत के लिए झटका है। इसके साथ जो FDI आने की बात है उसमें भी दिक्कत होगी, क्योंकि जो भी सारा निवेश है वो निवेश मनी लॉन्ड्रिंग की पड़ताल के बाद आएगा। तो इसलिए हमें देखना होगा कि भारत और अमीरात का FTA नॉन स्टार्टर तो नहीं रह जाता है। इससे इसका कितना असर हमें आने वाले 1 साल 1.5 साल में निवेश के तौर पर दिखाई देता है। पर जहाँ तक शेयर बाजार की बात है, वहाँ इस शेयर बाजार में निवेश का जो पूरा उत्साह था अमीरात से, उस पर ज़्यादा बड़ा और गहरा असर होगा। चलिए, बात शेयर बाजार की हो रही है तो LIC के IPO पर भी बात कर लेते हैं। LIC का IPO अब शायद इस वित्त वर्ष नहीं आएगा, ऐसी आशंकाएं गहराने लगी हैं।
अगर आईपीओ नहीं आएगा तो क्या होगा, सरकार अपने विनिवेश लक्ष्य से चूक जाएगी, यानी कि कमाई का एक रास्ता, जहां से जितनी उम्मीद थी उतनी कमाई नहीं होगी। उतनी कमाई नहीं होगी तो सरकार को कहीं और से कमाई करनी होगी। सर, वो कमाई कहीं और से हो सके क्या, इसीलिए जीएसटी की जो 5% वाली दर है इसको बढ़ाकर 8% करने की बातें चालू हो गई हैं। अब हम सबसे बड़ी दुविधा में शुभम खड़े हैं। सबसे बड़ी दुविधा यह है कि भारत के लोगों को महंगा पेट्रोल डीजल का बोझ उठाना होगा या जीएसटी के रेट में बढ़ोतरी का बोझ उठाना होगा या दोनों का बोझ उठाना होगा। अगर आप सरकार के हलकों में सुबह से हम समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दो चीजें एक साथ पैरेलल चल रही हैं। रेवेन्यू की दृष्टि से, सरकारों के राजस्व की दृष्टि से शायद पिछले एक दशक का सबसे खराब समय है और वो खराब समय में दिखाई दे रहा है। सरकार इस दुविधा में है कि उसे किसी न किसी तरह से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को पास ऑन करना पड़ेगा लोगों को। कंपनियां एक सीमा तक उसका बोझ उठा सकती हैं, क्योंकि कीमतों में बढ़ोतरी की जो ट्रेजेक्ट्री है, जो प्रोजेक्शन है, बहुत लंबे हैं कच्चे तेल के, 150 160 तक के हैं, कम से कम 100 से ऊपर तो लंबे समय तक रहने की संभावना दिखाई दे रही। ऐसी परिस्थिति में सरकार को लगातार कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। कंपनियों की अंडर रिकवरी 22 से 30-34 रुपए तक के आसपास है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो उसे जीएसटी की दर में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, क्योंकि रेवेन्यूज कहां से आएंगे। और इसलिए आज लगातार ये चर्चा हुई, चलती रही कि जीएसटी काउंसिल की एक कमेटी है, उसके पास एक प्रस्ताव गया जिस हिसाब से जो जीएसटी की बेसिक रेट है 5% वाली, उसे बढ़ाकर 8% किया जाए। करीब 50,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू उससे आने की संभावना है। इस कैटेगरी में, ये लोएस्ट कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे पैकेज्ड फूड आते हैं जो पैक्ड फूड हैं। और हमने देखा ये पैक्ड फूड की कीमतें इधर कई सारी उपभोक्ता कंपनियों ने बढ़ाई भी हैं बाजार में। तो क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस बात पर तैयार होंगी कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को थोड़ा कम रखा जाए और उसकी भरपाई के लिए आपका खाना पीना पैक्ड फूड महंगा किया जाए? मुश्किल दुविधा की परिस्थिति है। लेकिन एक और बड़ा पहलू है इसके आगे जीएसटी को लेकर, जिस पे हम अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। सर, मेरा दूसरा सवाल है जीएसटी कंपनसेशन स्कीम को लेकर। जून में वो स्कीम खत्म हो रही है, इसके बाद इसका भविष्य क्या होगा? कि ये आगे चलेगी, बंद हो जाएगी, ये बिल्कुल तय है? और अगर ये बंद होती है तो फिर स्टेट्स के रेवेन्यूज पर कितना बुरा इसका इम्पैक्ट आएगा? यहां से हमारी दूसरी चुनौती शुरू होती है। अभी तक सरकार ने, जीएसटी काउंसिल ने, केंद्र सरकार के मंत्रियों ने, राज्य सरकार के मंत्रियों ने अधिकृत रूप से हमें यह नहीं बताया है कि राज्य सरकारों को जीएसटी में नुकसान के बदले जो बीमा दिया गया था 5 साल का, जो कंपनसेशन स्कीम दी गई थी, जिस पर हमने काफ़ी झगड़ा देखा था कोविड के दौरान, जब केंद्र सरकार ने राज्यों को पैसा नहीं दिया और बाद में उन्हें कर्ज लेने के लिए प्रेरित किया, जिसकी गारंटी केंद्र सरकार ने दी थी। वो स्कीम खत्म होने वाली है। उस स्कीम खत्म होने का मतलब है कि राज्य अब अर्थव्यवस्था के बाजार में खुले खड़े हो जाएंगे। रेवेन्यू गिरा तो उनका, रेवेन्यू बढ़ा तो उनका। तो ये जो क्वेश्चन था, ये खत्म होने के बाद अगर केंद्र सरकार इस कंपेंसेशन से इसको आगे नहीं बढ़ाती, कंपेंसेशन का जो स्कीम से आगे नहीं बढ़ाती, जिसकी संभावना दिख रही है, अनौपचारिक रूप से चर्चाओं में ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद केंद्र सरकार इसे नहीं बढ़ाएगी क्योंकि सरकार के पास अपने रेवेन्यूज के लिए बड़ा चैलेंज है, तो फिर राज्य सरकारें इस बात पर दबाव जरूर बनाएंगी कि जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है उसे बढ़ाया जाए और कम से कम 14 से 15% के आसपास का एवरेज रिटर्न जीएसटी के साथ उन्हें इंश्योर किया जाए, ताकि जो कंपेंसेशन का लॉस होने वाला है उन्हें। इकोनॉमी में मंदी लंबे समय तक रहनी है, डिमांड श्रिंक होनी है क्योंकि महंगाई बढ़ने वाली है। राज्य सरकारों को अभी तक ये निश्चिंता थी कि उनका जो भी नुकसान होगा उसका बिल केंद्र सरकार पूरा कर देगी। अब केंद्र सरकार अगर वैसा नहीं करती तो जीएसटी के रेट बढ़ने की और ज़्यादा गुंजाइश दिखाई देती है। जो सूत्र कह रहे हैं, जो संभावना है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस साल बजट में राज्यों के लिए एक सस्ते कर्ज की बड़ी खिड़की खोली है, तो शायद केंद्र सरकार राज्यों से ये कहेगी कि वो सस्ता कर्ज की खिड़की का इस्तेमाल करिए और कंपेंसेशन की स्कीम अब हमें रोक देनी चाहिए। तो दोनों परिस्थितियों में शुभम, अगर सरकार कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकेगी तो उसका रेवेन्यू लाने के लिए उसे जीएसटी की रेट को बढ़ाना पड़ेगा। जीएसटी के ढांचे में पुनर्गठन और रेट स्ट्रक्चर में पुनर्गठन, तीन दरों के ढांचे की बात 12, 18, 28 की बात पहले से चली रही है। और दूसरा ये कि अगर राज्य सरकारों को का कंपेंसेशन रोका जाना है या उस स्कीम को खत्म किया जाना है जून के बाद से, तो भी राज्य सरकारों को ज़्यादा जीएसटी की ज़रूरत होगी, टैक्स रेट बढ़ाने की ज़रूरत होगी। अब सरकार हमें कौन सा सुई ज़्यादा चुभाती है, वो कौन सी कम चुभाती है, ये अगले 1 हफ्ते 15 दिन में हमें दिखाई दे जाएगा। कच्चे तेल की कीमतों का असर हम देख रहे हैं और जीएसटी काउंसिल की बैठक तक थोड़ा सा रोड मैप जीएसटी का इस साल और स्पष्ट होगा कि वो किस दिशा में जाएगा। बिल्कुल। तो यानी कि दो बड़ी बातें ये तय हैं कि पेट्रोल डीजल अगर बहुत तेजी से महंगा नहीं भी होता है तो भी आपको बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी और रास्ते से सरकार आपसे टैक्स वसूलेगी जो कि महंगाई बढ़ाएगा। सर, बहुत शुक्रिया आपका आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए।
कल होगी फिर आपसे मुलाकात शाम को 7 बजे मनी सेंट्रल में। देखते रहिए मनी 9। नमस्कार। का नाम ये कंबोज लाल